मित्रों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हमारा वीडियो का शीर्षक है वह है महिला सशक्तिकरण और संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी। यह टॉपिक संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के LLM पाठ्यक्रम में द्वितीय सेमेस्टर में 6वें यूनिट का और चौथे सेमेस्टर के तीसरे यूनिट में के विषय के अंतर्गत यह आएगा। शीर्षक की चर्चा करने के पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में प्राचीन काल से ही महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं रही है। चाहे पुरुष प्रधान समाज की अवधारणा रही हो या उसके पीछे अन्य सामाजिक कारण रहा हो, लेकिन भारत ही नहीं पूरे विश्व में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं रही है। चाहे वह शिक्षा का विषय हो, चाहे आर्थिक प्रगति हो, चाहे राजनैतिक हो या जीवन के अन्य क्षेत्र हों। और यह व्यवस्था भारत ही को नहीं देखनी पड़ी है, बल्कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें भी देखने के लिए मिलती है। मित्रों, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसके पीछे जो भावना है कि वह है महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो, अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो राजनैतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, प्रत्येक क्षेत्र में उनका विकास हो और वह जो मनुष्य की दूसरी जो पुरुषों के समान ही उनको हर क्षेत्र में प्रगति करने का अवसर भी प्राप्त हो और वह पुरुषों को से कंधा मिलाकर चले। और आज का जो टॉपिक हमारा है उस पर हम चर्चा के जो बिंदु बनाएंगे उसमें हम पूरे प्राचीन और वर्तमान विश्व की जो में महिलाओं की स्थिति है उसको देखते हुए, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए महिलाओं के विकास के लिए, और फिर भारतीय संविधान और भारत में वर्तमान स्थिति तक उनके महिलाओं के सशक्तिकरण और विशेष रूप से संसदीय लोकतंत्र में उनकी भागीदारी कहाँ तक हो पाई है और उसके पीछे क्या समस्याएं हैं, उनका समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर किसी समाज की स्थिति की अगर अवधारणा को आपको देखना है तो आप वहाँ की महिला की स्थिति से यह जान सकते हैं, महिलाओं की स्थिति से यह जान सकते हैं कि वह समाज कैसा है। अर्थात विवेकानंद जी के अनुसार जो समाज का थर्मामीटर है वह महिलाओं की स्थिति है, लेकिन यह थर्मामीटर यह बताता है आज तक के विकास के क्रम में कि ना सिर्फ भारत ही बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महिलाएं आज तक पुरुषों के समान नहीं हैं। लेकिन अगर हम पूरे विश्व की चर्चा करें तो विश्व में हम देखते हैं कि आज भले भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और कुछ ही वर्षों में वह शायद नंबर 1 का आबादी वाला देश भी हो जाए, किंतु कोई भी महिलाओं की प्रगति के मामले में आज तक भारत की स्थिति विश्व से कंधा मिलाने की स्थिति में नहीं है। जबकि भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास करने का और सभी प्रकार की उनको जो है सुविधाएं प्राप्त होंगी और उनको बराबरी का सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन क्या भारत में आज तक यह स्थिति संविधान की संकल्पना को प्रतिरूप किया जा सका है? तो मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है। और यह ऐसा नहीं होने के पीछे मात्र एक कारण नहीं है, बल्कि एक बहुत प्रकार से हमारे ऐतिहासिक कारण रहे हैं। और इतिहास में भी जाकर देखें तो महिलाओं को कभी भी बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका है। आज अगर देखें, हम अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो हम कहते हैं कि चाइना बहुत विकास के पथ पर है, आर्थिक विकास में उसने लगभग अमेरिका इत्यादि को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अगर हम भारत से तुलना करते हैं तो देखते हैं कि जहाँ तक चाइना की GDP में वहाँ की महिलाओं का योगदान 41% है, वहीं भारत की GDP में महिलाओं का योगदान मात्र 17% है। तो इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि जब एक बड़ा तबका, एक बड़ा समाज जो कि लगभग आबादी का आधा है, वह अगर आपके आर्थिक क्षेत्र में अगर आपका उसका पर्याप्त योगदान नहीं है तो आप विकास के क्रम, आर्थिक विकास के क्रम को छू नहीं पाएंगे। इसी प्रकार जो विकास के अन्य क्रम हैं,
चाहे वह सामाजिक ही क्यों न हो, चाहे वह राजनैतिक ही क्यों न, उसमें आप उत्कर्ष के पथ पर वह समाज, वह राज्य, वह राष्ट्र नहीं पहुंच सकता जिसमें आधी आबादी का पर्याप्त योगदान न हो। अगर हम पूर्ण रूप से अगर देखें तो हम चाहेंगे कि किसी भी सरकार में, किसी समाज को चलाने के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के माध्यम से ही समाज का विकास सरकार करती है। और यदि इन तीनों अंगों में ही किसी समाज के एक बड़े वर्ग का अगर प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो वह समाज अपने उत्कर्ष के सभी अंगों को प्राप्त नहीं। मित्रों, महिला सशक्तिकरण को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए महिलाओं को हमें सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी गतिविधियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देना पड़ेगा, उनको शामिल करना पड़ेगा, उन्हें पर्याप्त अवसर देना पड़ेगा। साथ ही साथ सरकार के जो अंग हैं उनमें भी, चाहे वह विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, उनमें भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व उन्हें देना पड़ेगा। आज हम विशेष रूप से जो है संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी कितनी आवश्यक है और उसके पीछे क्या समस्याएं हैं, उनको कितनी भागीदारी दी जा सकी है या देने जाने का प्रयास किया गया है, उसके सामने क्या समस्याएं आई हैं, इन सब विषयों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अगर हम देखें तो प्राचीन समय से ही महिलाओं को राजनीतिक संक्रिया में पर्याप्त भागीदारी प्राप्त नहीं रही है, चाहे वह कोई भी समाज रहा हो, चाहे वह भारतीय समाज ही क्यों ना रहा हो या विश्व का कोई भी प्रगतिशील समाज क्यों न रहा हो। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि हमारा समाज, प्राचीन समाज पुरुष प्रधान समाज था और महिलाओं के लिए जो है राजनीति के क्षेत्र को बहुत उचित नहीं समझा जाता था। लेकिन कालांतर में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में वैश्विक समुदाय ने काफ़ी प्रयास किए और विशेष तौर से पश्चिमी देशों में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी वहाँ की विधायिका में काफ़ी बढ़ी। और इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो वैश्विक एजेंसियां हैं उन्होंने भी समय समय पर अपने प्रस्ताव पारित किए, मांग उठाई। इस संबंध में जो है महिलाओं के अधिकारों पर वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन द्वारा जो कन्वेंशन बुलाया गया था 1952 में, उसमें यह चर्चा बहुत ज़ोरों से हुई और इस पर काफ़ी बल दिया गया कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई जाए और उन्हें सशक्त तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उनकी उस समाज में राजनीतिक भागीदारी पर्याप्त न हो। इसी प्रकार से महिला अधिकारों पर जो वर्ल्ड एक्शन प्लान था 1975 का कोपेनहेगन में, उसमें भी इस पर काफ़ी बल दिया गया कि महिलाओं को जो है संसदीय लोकतंत्र में शामिल किया जाए बड़े पैमाने पर। और 1995 के वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस में भी इस पर विस्तृत चर्चा की गई। उसी के देखा पूरे विश्व स्तर पर जो है इस पर कार्रवाई राष्ट्रों ने किया। और आज बहुत से ऐसे राष्ट्र जो कि भारत से आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, फिर वो महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी या संसदीय भागीदारी अर्थात विधि निर्माण की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने में भारत से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। एक अफ्रीका का एक बहुत पिछड़ा हुआ देश है रवांडा, वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी वहाँ की संसदीय प्रणाली में लगभग 30% है, जो कि काफ़ी अच्छी स्थिति है। यहाँ तक कि अगर भारत के पड़ोसी देशों और जो दक्षिण देशों का 8 देशों का संगठन है, उसमें भी भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है और भारत 5वें नंबर पर इसमें है। यहाँ तक कि नेपाल, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी भारत से महिलाओं को संसदीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व देने में आगे हैं। पाकिस्तान में जहाँ 20%, नेपाल में 29% और अफ़गानिस्तान में 28% महिलाओं की भागीदारी संसदीय लोकतंत्र में है। जबकि भारत के संसदीय प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी अभी तक बमुश्किल 12% तक हो चली है। अब देखा जाए कि अगर राज्य विधानसभाओं की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब है और वहाँ अभी 10% भी महिलाओं को भागीदारी प्राप्त नहीं हो पाई है। यदि भारत में हम की बात करें तो भारत के संविधान में ही सभी को उद्देशिका के अंतर्गत ही सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद
15(3) के अंतर्गत महिलाओं को के सर्वांगीण विकास के लिए संसद को अधिकारिता दी गई है कि वह बहुत सी विधियां बना सकती है, और इस अधिकार का प्रयोग करके संसद ने बहुत सी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सी विधियां बनाई भी हैं, चाहे वह उनके हिंसा से बचाने के लिए हो, चाहे घरेलू हिंसा से बचाने के लिए हो, चाहे पारिवारिक मामलों के निपटाने के लिए कुटुंब न्यायालय की संबंधी विधि हो, चाहे वह कार्यस्थल पर महिलाओं के संभोग संताप से संरक्षण के लिए उनको 2013 में पारित कानून हो। इसके बावजूद भी अभी तक संसदीय लोकतंत्र के मामले में देखा जाए तो महिलाओं का भारत में उतना प्रतिनिधित्व या विकास नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में महिलाओं को संसदीय लोकतंत्र में पर्याप्त भागीदारी देने के लिए प्रयास नहीं किए गए। अगर हम संसदीय लोकतंत्र की भारत में बात करें तो उसमें देखेंगे कि वह त्रिस्तरीय हो जाता है। पहला तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संसद, लोकसभा और राज्यसभा जिसके सदन हैं, वैसे ही राज्य विधानमंडल हो जाते हैं जिसमें विधानसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रत्येक स्टेट में रहती ही है राज्य विधानसभा। और तीसरा है स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र, जिसे हम शहरों में नगर पालिका, नगर निगम और ये स्थानीय निकाय जानते हैं, और पंचायतों के रूप में हमें ग्राम पंचायतों का स्वरूप देखने को मिलता है। वहाँ पर भी लोकतंत्रात्मक रूप से प्रणाली के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनकर विकास के कार्य किए जाते हैं। तो इन 3 स्तरों पर अगर हम क्यों देखें तो हमारा विधानसभा और संसद, ये 2 स्तरीय जो हमारी प्रक्रिया है वो एक तरह की है, और पंचायत की जो और नगर पालिका की जो स्थानीय निकाय की प्रक्रिया है वह दूसरे तरह की है। तो हम प्रथम स्तर पर अगर बात करते हैं, अर्थात संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के भागीदारी की, लोकतंत्रात्मक भागीदारी की, तो देखेंगे कि संसद और जैसा मैंने पहले भी बताया कि संसद में भी लगभग आज की डेट में 12% के लगभग महिलाओं की भागीदारी है, और जबकि राज्य विधानसभाओं में अभी 10% भी वह भागीदारी नहीं पहुंची है। लेकिन अन्य देशों में, जैसे हमने कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रयास करने की बात कही गई, तो बहुत से देशों ने अपने यहाँ बढ़ चढ़कर प्रयास किया। भारत में भी इसके लिए प्रयास हुए और महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में जो स्थान है उनमें 33% आरक्षण कर दिया जाए। इसको लेकर उनके लिए स्थान आरक्षित कर लिया जाए। इसको लेकर सितंबर 1996 में 1996 में जब माननीय HD देवगौड़ा जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका कार्यकाल चल रहा था, उस समय सर्वप्रथम संसद में महिलाओं के लिए 1/3 33% संसद और विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करने के लिए बिल संसद में प्रस्तुत किया गया। लेकिन वह किन्हीं कारणों से बिल पास नहीं हो पाया, और पश्चकालांतर में कई बार 1998 में, 99 में, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009 और 2010 में भी महिला संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण बिल लाकर महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन 2010 के पश्चात लोकसभा भंग हो जाने की वजह से राज्यसभा में तो वह प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा में वह प्रस्ताव नहीं पारित हो पाया, और कुछ क्षेत्रीय दलों के विशेष विरोध के कारण वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, और आज तक वह फिर से बिल समाप्त हो गया, और उन महिलाओं को एक बार फिर संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए हमें जो है प्रयास एक बार नए सिरे से प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा ही देखा गया है कि यह ऐसा क्यों नहीं हो पाया। तो जो दूसरे जो महिलाओं के संसद और विधानसभाओं में स्थान आरक्षित करने के पक्ष में लोग हैं, उनका कहना है कि इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनकी भागीदारी जो है लोकतंत्र में बढ़ेगी, और वह अगर उनको भागीदारी प्रदान की जाएगी तो यह देखा भी गया है कि समाजों में कि जिन समाजों को किसी भी संस्था में भागीदारी दी जाती है तो उस समाज का उस पर विश्वास बढ़ता है और वह अपने समाज के उत्कर्ष के लिए भी कार्य करते हैं। और साथ ही साथ अगर भारत में लगभग 48% महिलाओं की आबादी है
और अगर इन महिलाओं को दिया गया अगर आरक्षण और वो बढ़ चढ़ कर आती हैं तो भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। और महिला आरक्षण देने के पीछे जो है एक और तर्क दिया गया है कि एक अध्ययन में पता चला है कि वैश्विक स्तर पर जिसमें 39 कंट्रीज़ के देशों के लोगों के बीच में जो है अध्ययन किया गया है और यह देखा गया है कि जिन देशों में राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की अधिक है उन देशों में भ्रष्टाचार कम है अपेक्षाकृत उन देशों में जहां की पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा है। जबकि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले जो दल हैं जो सदस्य हैं उनका कहना है कि इससे सिर्फ इसका फ़ायदा सिर्फ शहरी महिलाएं उठाएंगी और जो इन महिलाओं में ग्रामीण महिलाएं या जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं जिनमें जागरूकता कमी है इस आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगी। तो जो भी स्थितियां वर्तमान स्थिति यह है कि हम चाहकर भी पर्याप्त अवसर महिलाओं को संसदीय लोकतंत्र में नहीं दे पाए हैं। जहां तक इसके पीछे समस्याओं को अगर देखा जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि दो समस्याएं इस महिलाओं को आरक्षण देने या संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के पीछे जो दो विशेष रूप से फैक्टर्स जो है उसके पीछे माइनस पॉइंट है। पहला तो है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति। मैं मानता हूं कि सरकारों के अंदर बहुत से ऐसे कानून अभी पिछले दिनों बहुत से ऐसे कानून आए जिनका भारी विरोध भी हुआ सरकार का, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारें ऐसे कानूनों को संसद से पास करवाने में सफल हुई। तो ऐसा क्या कारण रहा कि महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं हो पाया? तो इसके पीछे हमें सबसे बड़ी स्वयं सरकार और जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनके बीच में राजनीतिक इच्छा महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी गई है। और दूसरा है हमारे समाज की पुरुषवादी मानसिकता। लगभग सभी समाज विशेषतौर भारतीय समाज आज भी पारंपरिक रूप से पुरुषवादी समाज है और संभवतः यह सोच जो है महिलाओं को पर्याप्त अवसर देने के प्रति उतना गंभीर नहीं है। और कभी कभी आप देखते होंगे कि विधानसभाओं में और हमारे संसद में भी महिलाओं के ऊपर कई अवांछनीय टिप्पणियाँ सुनने में आ जाती हैं। तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं ऐसे सदस्यों की पुरुषवादी मानसिकता का ही पुरुषवादी मानसिकता ही इसका कारण हो सकती है। तो ये दो विशेष कारण हैं जिनके कारण यदि अगर ये मिटा दिए जाए तो महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त अवसर दिया जा सकता है और उनको उनकी सीटें रिजर्व की जा सकती हैं। और अगर एक भारत के और उस राज्य के विधायी प्रक्रिया में अगर वहाँ की आधा ही आबादी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा तो निश्चित रूप से इसका विकास हम कहेंगे कि लोकतंत्र को अगर घर घर तक पहुँचाना है, घर के आंगन तक पहुँचाना है, बच्चों तक को पहुँचाना है, अपने खून तक अपने जीन्स तक अगर पहुँचाना है तो महिलाओं को लोकतंत्रात्मक प्रणाली में पर्याप्त अवसर देना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को कहाँ अवसर प्रदान किया गया है भारत में। तो हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को लोकतंत्रात्मक प्रणाली में अवसर दिए गए हैं और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों के चुनाव में तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका और नगर निगम के चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है और जिसका परिणाम ही है कि आज लगभग 10 लाख महिलाएं इन स्थानीय चुनावों में अपने किसी न किसी पद पर ग्राम पंचायत या नगर पालिका के पदों पर पहुंचने में सफल रही हैं, जो कि एक प्रकार से स्थानीय स्तर पर ज़मीनी रूप से हमारे देश में लोकतंत्र के मजबूती का एक प्रमाण हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह मात्र उनको अधिकार दे देने से या उनको आरक्षण दे देने से ही सभी समस्याओं का समाधान हो गया है और कोई चुनौतियां नहीं हैं। चुनौतियां हैं, अगर आप देखें तो चुनौतियों की अगर बात करें तो आप सरपंच पति या मुखिया पति प्रधान पति की बातें कभी न कभी आपको अखबारों या न्यूज़ के माध्यम से पता चलती होंगी कि ये महिलाएं किसी न किसी पद पर हैं पंचायत या स्थानीय निकायों में, लेकिन उनके अधिकारों का प्रयोग उनके पति या उनके घर वाले करते हैं। तो हम सिर्फ कानूनी रूप से किसी को प्रतिनिधित्व देकर उनको अधिकार
प्रदान करके ही उस समाज को सशक्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम इसके लिए कानून के साथ साथ हमारे समाज को भी आगे आना पड़ेगा और अपने समाज से जो पुरुषवादी मानसिकता है उसको दूर करना पड़ेगा और महिलाओं को दिल से लोकतंत्रात्मक प्रणाली में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, जिससे न सिर्फ हमारी राजनीतिक संस्थाएं, कार्यपालिकीय संस्थाएं और न्यायिक संस्थाएं भी मजबूत होंगी और बल्कि हमारे जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं, विभिन्न माध्यम हैं, उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आएंगी और इस प्रकार से हमारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रत्येक प्रकार का विकास भारतीय समाज का होगा और महिला सशक्तिकरण के उत्कर्ष को पाया जा सकता है। तो इसमें समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और समाज को जो ये परिवर्तन विधिक रूप से लाए जा रहे हैं उनको दिल से स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम महिला सशक्तिकरण कर पाएंगे, महिलाओं को पर्याप्त रूप से अपनी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व दे पाएंगे और जो हमारे संविधान का कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने की जो बात हुई है, सभी लोगों को समान न्याय प्राप्त कराने की जो बात गई है, उन उद्देश्यों को हम प्राप्त करने में सफल होंगे और आज 1950 से 2020 लगभग 70 वर्षों के संविधान के लागू होने के बावजूद भी जिन क्षेत्रों में उत्कर्ष को हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं उन्हें भी हम प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों एक रथ के दो पहिए हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं और अगर एक पुरुष समाज ही हर जगह प्रतिनिधित्व करेगा और दूसरा चक्का है जिसकी आबादी लगभग आधी है, अगर वह आपके पूर्ण रूप से उस संसाधन, मनुष्य भी एक संसाधन होता है किसी राष्ट्र के लिए, अगर उस संसाधन का हम प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे तो हम अपना विकास संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का संसदीय लोकतंत्र में क्या भूमिका होगी, क्या भागीदारी होगी, उसकी समस्याएं क्या हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब इस विषय से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन्हें आप पूछिएगा और फिर उस पर हम उन प्रश्नों का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।